हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एनालिसिस में मैट्रिक्स मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस। ठीक है, आज हमारा टॉपिक क्या होगा आज का, मैट्रिक्स मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो आज इस लेक्चर में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, देन इसके नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो मैट्रिक्स मेथड आपका BE 8 सेमेस्टर में है या आपके सिलेबस में, उस पर हम लोग देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा, मेनली हम लोग पढ़ेंगे फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स को। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड में हम लोग किसको पढ़ेंगे, तो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स को पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, स्टिफनेस देन हमारा नेक्स्ट बाद में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो मैट्रिक्स को क्या होता है, तो मैट्रिक्स मेथड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट आपका होता है स्टिफनेस मैट्रिक्स, देन आपका सेकंड पार्ट क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें जब हम लोग बेसिकली दोनों मेथड जो हैं वो आपको किसी स्ट्रक्चर का एनालाइज करके देंगे। ठीक है, दोनों ही मेथड आपका स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, एनालाइज करके देंगे। बट एनालाइज करने का जो तरीका है, जो मेथड है, वो दोनों में आपका क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट बोले तो अलग अलग मेथड होगा आपका। ठीक है, दोनों में फ्लेक्सिबिलिटी से हम लोग अलग टाइप से एनालाइज करेंगे, देन फ्लेक्सिबिलिटी से हम लोग अलग टाइप से एनालाइज करेंगे। और कोई स्ट्रक्चर कैसा है आपका स्ट्रक्चर, मीन्स आपका स्ट्रक्चर स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है या काइनामेटिकली इनडिटर्मिनेट है, तो उसकी इनडिटर्मिनेसी या रिडंडेंसी के बेसिस पर ही हम क्या करते हैं, चूज करते हैं कि हमको कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना है, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स को यूज़ करना है कि स्टिफनेस मैट्रिक्स को यूज़ करना है। तो उसके रिडंडेंट से हम लोग देखेंगे या फिर डिग्री ऑफ आपका इनडिटर्मिनेसी से देखेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा कि मैट्रिक्स के बारे में, कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस में मैट्रिक्स कैसा होता है। नॉर्मली अगर मैं मैथ्स में मैट्रिक्स की बात करूँ तो मैथ्स में आपका सिंपल मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसे आपका मैट्रिक्स होगा 2x3 का मैट्रिक्स हो जाएगा आपका मैथ्स में। देन आपका यहाँ पे 3x2 का मैट्रिक्स हो सकता है, देन आपका ये 3x3 का भी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, लेकिन मैं स्ट्रक्चर एनालिसिस में मैट्रिक्स की बात करूँगी तो आपका अलग टाइप का मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो उसका प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपका स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है। तो सिंपल यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टिफनेस को। ठीक है, तो स्टिफनेस क्या होता है आपका, स्टिफनेस को डेनोट करते हैं हम लोग किससे, के से। ठीक है, स्टिफनेस को किससे डेनोट करते हैं हम लोग, के से डेनोट करते हैं आपके स्टिफनेस को हम लोग, ये आपका है स्टिफनेस। ठीक है, तो स्टिफनेस के इज इक्वल टू होता है लोड डिवाइडेड बाय डिफ्लेक्शन। क्या होता है आपका, लोड डिवाइडेड बाय डिफ्लेक्शन। इसमें जो आपका ऊपर का पार्ट होता है लोड, इसको हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा प्रोड्यूस होता है, और नीचे का पार्ट जो डिफ्लेक्शन, वो हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसमें डिफ्लेक्शन क्या करूँगी, अप्लाई करूँगी, तो इस डिफ्लेक्शन को कितना लोड मेरा झेल सकता है ये निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, या फिर अगर मैं इसको दूसरे फॉर्म में बोलूँ तो आपका क्या हो जाएगा, मोमेंट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका, रोटेशन। ठीक है, ऊपर में आपका मोमेंट है और नीचे में आपका क्या हो जाएगा, नीचे में आपका क्या हो जाएगा, रोटेशन हो जाएगा। ठीक, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, स्टिफनेस में लोड डिवाइडेड बाय डिफ्लेक्शन हो जाएगा। आगे डिटेल में इसमें पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स में एलिमेंट को कैसे हम लोग वो पुट करते हैं। और वहीं अगर मैं फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स की बात करूं तो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय लोड। मतलब पहले मैं नीचे में क्या करूँगी, लोड अप्लाई करूँगी P का, उससे मेरे को क्या होगा, यहाँ पे डेल डिफ्लेक्शन क्या होगा, कॉज होगा। या फिर मोमेंट अप्लाई करूँगी तो मेरे को थीटा रोटेशन कॉज होगा। ठीक है, इसको मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे बेसिक डेफिनेशंस देख लिए, स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, और आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है F, जो आपका फ्लेक्सिबिलिटी है वो क्या होता है आपका, इन्वर्स होता है किसके, स्टिफनेस के। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी आपका किसका इन्वर्स होगा, स्टिफनेस का इन्वर्स होगा। तो कई बार ये रिलेशन भी आपका 2 मार्क्स के में पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, और बाकी कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो आपका क्वेश्चन इससे बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो आगे अब हम लोग देखते हैं इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल मैट्रिक्स। तो आपको इससे मेथड को पढ़ने से पहले आपको स्ट्रक्चरल मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर एनालिसिस में जो हम लोग मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं उसका क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, स्ट्रक्चर एनालिसिस में जो हम लोग मैट्रिक्स यूज करेंगे उसका क्या प्रॉपर्टी है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास क्या है, यहाँ पे ए। ठीक है, ए मेरा क्या है, एक मैट्रिक्स है और इसमें 4 एलिमेंट है मान लीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका A 1 1, ये हो जाएगा आपका A
1 2 और ये आपका हो जाएगा A2 1 और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा A2 2। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम लोग इन स्ट्रक्चरल सिस्टम मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चर एनालिसिस में जो आप मैट्रिक्स यूज करोगे वो आपका कैसा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या, जैसे ये वाला मैट्रिक्स आपका क्या है 2x2 का मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। इट मीन्स m इज इक्वल टू n। जहाँ जैसे यहाँ पे m क्रॉस n की बात करूँ तो आपका रो भी क्या है 2 है, देन आपका कॉलम भी क्या है 2 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये आपका पहला प्रॉपर्टी है कि आप इसमें जो मैट्रिक्स यूज करोगे स्ट्रक्चर एनालिसिस में वो आपका कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, तो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसका दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगा। तो इसके दूसरे प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो इन स्ट्रक्चरल सिस्टम डायगोनल एलिमेंट इज ऑलवेज नॉन जीरो एंड नॉन नेगेटिव। ठीक है, तो आपका जो डायगोनल होगा, डायगोनल एलिमेंट वो नॉन जीरो एंड नॉन नेगेटिव होगा। ठीक, आई और जे का क्या मतलब है, आई का मतलब है आपका रो वाला लाइन और जे का मतलब है आपका कॉलम वाला लाइन। तो चलिए समझते हैं इसका क्या मतलब है। तो हम लोग जो देखिए, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आपका ये डायगोनल वाले का क्या मतलब है। ठीक है, तो सिंपल सा इसमें आपका क्या होता है, यहाँ पे मैं मान लीजिए एक मैट्रिक्स बनाती हूँ। ठीक है, ये मेरा क्या है, मैट्रिक्स है, 3x3 का है मान लीजिए। तो यहाँ पे मेरा क्या है A11 हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, देन ये आपका क्या होगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरा 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, देन ये क्या हो जाएगा 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, देन ये क्या हो जाएगा आपका सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये आपका क्या हो जाएगा 2 3। देन यहाँ पे आपका हो जाएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम A31, यहाँ पे हो जाएगा A32 हो जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा A33 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। तो इसमें बोल रहा है कि इस स्ट्रक्चरल सिस्टम डायगोनल एलिमेंट इज ऑलवेज नॉन जीरो एंड नॉन नेगेटिव। अब आप मैट्रिक्स में डायगोनल किसको बोलोगे। ठीक है, सिंपल अगर मैं आपकी रेक्टेंगल की बात करूं तो मान लीजिए मेरे पास एक यहाँ पे क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, तो इसका डायगोनल मेरा क्या होगा, इस रेक्टेंगल की अगर मैं डायगोनल की बात करूंगी तो इस रेक्टेंगल में जो मेरा डायगोनल होगा वो इसको डायगोनल बोलूंगी और इसके दो डायगोनल होंगे, ये और ये। लेकिन अगर मैं स्ट्रक्चर मैट्रिक्स में डायगोनल की बात करूं तो डायगोनल उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें आपका जैसे आपका A11, इट मीन्स नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों का आपका वैल्यू सेम होगा, तो आपका क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे A22 आपका नंबर ऑफ रो भी आपका 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी आपका 2 है। तो ऐसे मैट्रिक्स मेरे क्या कहलाते हैं, स्ट्रक्चर में डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे ये मेरा क्या कहलाएगा, ये तीनों जो एलिमेंट हैं ये मेरा कहलाएगा आपका डायगोनल मैट्रिक्स, A11 A22 और ये 3 3, ये मेरा क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है कि आपकी जो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए वो ना ही आपका जीरो होगा और ना ही आपका क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। मतलब ये कैसा वैल्यू होना चाहिए, इसका पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए और जीरो नहीं होना चाहिए। ये इसका क्या है, मेरे मैट्रिक्स का सेकेंड प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आपका डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब आपका I इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, J होना चाहिए। ठीक है, ये वाली लाइन आपकी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। इधर वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे A13 है और यहाँ पे 3 1 है, तो इस लाइन को आप डायगोनल मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में नहीं बोल सकते। ये आप फॉरवर्डिंग सिस्टम को इसमें क्या बोल सकते हो, ये जो आपका फॉरवर्डिंग साइड है इसको आप क्या बोल सकते हो, आपका डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं मैट्रिक्स का। तो मेरा थर्ड प्रॉपर्टी जो है, इन स्ट्रक्चरल मैट्रिक्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर ऑलवेज सिमेट्रिकल। तो मेरे जो इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, ऑलवेज सिमेट्रिकल होंगे। ठीक है, तो इसको भी समझते हैं। ये क्या है, मेरे पास मैट्रिक्स है मान लीजिए। तो ये मेरा क्या हो गया, A11 हो गया, A12 हो गया और यहाँ पे A13 हो गया। सेकेंड में आपका क्या हो जाएगा, A21 हो गया, A22 हो गया, देन आपका यहाँ पे A33 हो गया। ठीक है, ये आपका A31 हो जाएगा, ये आपका A32 हो जाएगा और ये आपका A33 हो गया है। तो मेरा ये 3x3 का क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, 3x3 का मैट्रिक्स है। तो इसमें हम लोग देखते हैं किसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक,
तो अगर मैं इसमें बोलूं डायगोनल, तो डायगोनल तो पता है मेरे को कि A11 ये वाली लाइन आपकी क्या थी, डायगोनल थी, ठीक है। अब इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट आर ऑलवेज कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट मेरे ये हो जाएंगे, ये मेरा क्या कहलाएगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगल, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगल। तो आपका नॉन डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल। इट मीन्स देखिए ये आपका A13 है, A31 के सिमेट्रिकल होगा, A12 आपका A21 के सिमेट्रिकल होगा, और A यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, A आपका 32, ये 33 नहीं है ना, सॉरी, ये A23 है, A23 आपका A32 के सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा आपका, इसके सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। ये वाला आपका क्या होगा, इसके सिमेट्रिकल होगा, ये वाला आपका इसके सिमेट्रिकल होगा, देन ये वाला आपका इसके सिमेट्रिकल होगा। तो या तो मैं इसको बोल सकती हूँ कि इन स्ट्रक्चरल मैट्रिक्स में आपका नॉन डायगोनल एलिमेंट आर ऑलवेज सिमेट्रिकल, एंड मैं इसको ये भी बोल सकती हूँ कि अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल, ये मेरा अपर ट्रायंगल हो गया, ये लोअर ट्रायंगल हुआ, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। तो ये मेरा प्रॉपर्टी हो गया स्ट्रक्चरल मैट्रिक्स का, ठीक है। आगे हम लोग और देखते हैं हमको क्या पढ़ना है, और आगे देखेंगे। अब हम लोग किसके अंदर जा रहे हैं, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स की बात करूं तो F इज इक्वल टू, फ्लेक्सिबिलिटी को डिनोट कर रहे हैं हम लोग किससे, F से। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डेल डिवाइडेड बाय P। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा आपका, डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय लोड। एक यूनिट लोड दे रही हूँ तो मेरा क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन यहाँ पे कॉज हो रहा है, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय अप्लाइड। तो रेशियो का मतलब हमेशा क्या होता है, नीचे वाला पार्ट आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, नीचे में आपका लोड हो जाएगा, ऊपर में आपका डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये इंडिपेंडेंट है और ये डिफ्लेक्शन क्या है, डिपेंडेंट है। इट मीन्स जितना लोड अप्लाई करूंगी तो कितना डिफ्लेक्शन, जैसे मान लीजिए ये आपके पास क्या है, एक कैंटिलीवर बीम है, तो यहाँ पे मैं मान लीजिए P लोड अप्लाई करूंगी तो मेरे को यहाँ पे डिफ्लेक्शन कॉज होगा, यहाँ पे डिफ्लेक्शन कॉज होगा डेल, ठीक है। तो एक यूनिट लोड मान लीजिए मैं अप्लाई कर रही हूँ तो उसमें मेरे को कितना आपका क्या, कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, वो आपका क्या कहलाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी कहलाएगा। इट मीन्स अप्लाई किया मैंने लोड और मेरे को मिला क्या, डिफ्लेक्शन मिला, तो ये क्या कहलाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी। इसी को I से क्या कर सकते हैं हम लोग, शो कर सकते हैं। ऊपर वाले प्रोड्यूस जो हुआ उसको मैंने I लिखा, देन नीचे वाले को क्या लिखा, नीचे वाले जो हमने अप्लाई किया वो मेरा क्या था, लोड था। तो इस Fij का क्या मतलब होता है, इसको कई बार पूछता है एग्जाम में। तो Fij रिप्रेजेंट यूनिट फोर्स अप्लाइड। मैं क्या अप्लाइड कर रही हूँ, फोर्स, कैसा फोर्स, यूनिट फोर्स, मतलब एक यूनिट का फोर्स। तो यूनिट फोर्स अप्लाइड किए एट J पे, कहाँ पे अप्लाई करना है, नीचे में अप्लाई करना है। तो J पे अप्लाई करेंगे तो किस में प्रोड्यूस होगा, डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व्ड एट I। तो मेरा I पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व होगा, ठीक है। अगर मैं क्या करूँगी, J पे अप्लाइड करूंगी फोर्स, तो ठीक है। इसको मैं थोड़ा आपको डिटेल में अभी मैट्रिक्स बना के एलिमेंट से बताऊंगी तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसको मैं लास्ट स्लाइड में समझा दूंगी फिर से एक बार। तो इस क्या होता है, आपको स्लोप डिफ्लेक्शन यूनिट पढ़ने से पहले आपको 2 चैप्टर और आपको पढ़ना पड़ता है उसके पहले, ठीक है। आपका पहला चैप्टर आपको आना चाहिए, इसमें कौन सा, इसमें पहला चैप्टर आपको पता होना चाहिए स्टिफनेस का, ठीक है। स्टिफनेस का पहला चैप्टर पता होना चाहिए, जिसमें हम लोग सपोर्ट देख के फाइंड करते हैं। अगर फिक्स्ड है तो 4EI/L, हिंज है तो 2EI/L, 3EI/L, सॉरी, इस टाइप से हम लोग क्या स्टिफनेस मैट्रिक्स में पढ़ते हैं। देन स्टिफनेस मैथड, देन दूसरा आपको पता होना चाहिए स्लोप डिफ्लेक्शन मैथड, ठीक है। स्लोप डिफ्लेक्शन मैथड आपको पता होगा तभी आप क्या करोगे, मैट्रिक्स मेथड को आगे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ कंडीशंस को लिया है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का, ठीक है, जो आपको याद होना चाहिए। इसमें और भी कई सारे कंडीशन होते हैं पर मैंने कंक्लूजन इसका लिया है कुछ का, क्योंकि आपको स्लोप डिफ्लेक्शन फाइंड करने के कई सारे मेथड हैं। जैसे आपका मोमेंट एरिया मेथड हो गया, आपका मोमेंट एरिया मेथड हो गया, आपका डबल इंटीग्रेशन मेथड, देन मैकॉलिस मेथड, बहुत सारे मेथड है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने क्या किया, फॉर्मूला को लिया है। अगर आप उस यूनिट को नहीं पढ़ना चाहते फिर से, तो आप सिंपल ये टेबल आप याद रखेंगे तो भी आपका इस यूनिट में क्या काम आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कैंटिलीवर बीम, ठीक है। तो कैंटिलीवर बीम की, अगर मैं कैंटिलीवर बीम की बात करूं तो
क्या है इसमें, कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू मूवमेंट। तो आपका एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, और इसमें क्या आ रहा है, एक मूवमेंट आ रहा है। तो इसमें कितना स्लोप आएगा और कितना डिफ्लेक्शन आएगा ये हमको देखना है। तो इसमें क्या होगा आपका, यहाँ से इसमें क्या मूवमेंट आया तो ये आपका कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे कितना मेरा डिफ्लेक्शन आया यहाँ से यहाँ तक, देन कितना मेरा यहाँ पे रोटेशन आया, ये हम लोग देखेंगे। तो पहला आपका केस कौन सा है, टाइप्स ऑफ बीम में कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू मूवमेंट। तो उस केस में आपका स्लोप क्या हो जाता है, ML डिवाइडेड बाई EI। देन आपका डिफ्लेक्शन क्या होता है, ML स्क्वायर बाई 2EI। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद करोगे, ML डिवाइडेड बाई EI, पावर में यहाँ पे 1 है तो नीचे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और डिफ्लेक्शन बोलूँ तो क्या हो जाएगा, ML स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2EI। इसको याद रखने के लिए आपका पावर में 2 है तो ये नीचे आपका आ गया 2, तो ये आपका क्या हो गया, डिफ्लेक्शन। ठीक है, देन सेकंड केस की बात करूँ तो कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड। ठीक है, आपका क्या होगा, एक कैंटिलीवर बीम है उस सब्जेक्टेड टू क्या है आपका, पॉइंट लोड। आप मान लीजिए यहाँ पे P का मेरा क्या आ रहा है, पॉइंट लोड आ रहा है। तो इस केस में मेरा यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या होगा, देन यहाँ पे स्लोप क्या होगा, ये देखेंगे। तो यहाँ पे कैंटिलीवर बीम की बात करूँ सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड, यहाँ पे P आ रहा है तो आपका स्लोप हो जाएगा PL स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2EI। ठीक है, आपका स्लोप क्या होगा, PL स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2EI। ठीक है, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 2। ठीक है, और इसका डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा आपका, PLQ डिवाइडेड बाय 3EI। ये यहाँ पे लिखा है मैंने वैल्यू, PLQ डिवाइडेड बाय 3EI, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 3। ठीक है, तो याद करने का आपका मैंने सिंपल बता दिया, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 2, देन यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 3। ठीक है, अब आगे हम लोग और देखते हैं टाइप्स ऑफ बीम। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए एकदम, ये आपका कंपटीशन एग्जाम में भी पूछता है और आगे जब हम लोग सेमेस्टर एग्जाम के लिए जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें भी आपका ये यूज़ होगा ही। ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं और इसमें तो थर्ड आपका है कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू UDL। आपका कैंटिलीवर बीम है और उसमें क्या है, सब्जेक्टेड टू UDL। ठीक है, कैंटिलीवर बीम है और यहाँ पे मान लीजिए W किलो न्यूटन मीटर का क्या आ रहा है, UDL आ रहा है। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, तो आपका स्लोप हो जाएगा WLQ डिवाइडेड बाय 6EI, देन WL स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8EI हो जाएगा। ठीक है, आपका जो डिफ्लेक्शन होता है वो स्लोप से 1 डिग्री क्या होता है, हायर होता है। 1 डिग्री हायर होगा आपका डिफ्लेक्शन किससे, स्लोप से। जैसे यहाँ पे WLQ डिवाइडेड बाय 6EI है तो यहाँ पे होगा WL के पावर 4 डिवाइडेड बाय 8EI। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका WL के पावर 4 डिवाइडेड बाय 8EI। 4 था तो 4 दूनी क्या हो गया, यहाँ पे 8, 3 था तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट सेंटर। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम की। ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम पॉइंट लोड एंड सेंटर, तो ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपल, ये इधर हिंज और इधर रोलर, और पॉइंट लोड कहाँ पे आ रहा है, सेंटर पे आ रहा है। तो उस केस में आपका स्लोप क्या हो जाएगा, WL स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16EI, और आपका डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, WLQ डिवाइडेड बाय 48EI। बार बार इसको पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चन में। ठीक है, आपके कंपटीशन एग्जाम में। देन आगे हम लोग देखते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू UDL। आपके पास क्या है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और वो किससे सब्जेक्टेड है, आपका UDL से सब्जेक्टेड है। ठीक है, तो उस केस में आपका स्लोप क्या हो जाएगा, WLQ डिवाइडेड बाय 24EI, और आपका डिफ्लेक्शन क्या होगा, 5 डिवाइडेड बाय 384 WL के पावर 4 डिवाइडेड बाय EI। ये आपका क्या, इसका डिफ्लेक्शन हो गया। आगे आपको फिक्स्ड बीम का भी होता है और कई सारे डिफरेंट भी कंडीशन आते हैं। अभी यहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको जितना ज़रूरत होगा न्यूमेरिकल में मैं बस उतना ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, अब आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि किसी भी आप मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे, अभी आगे जब हम लोग लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल, तो उसका स्टेप क्या होगा, कैसे कैसे हम लोग न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो हमारे सबसे पहले क्या करेंगे, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए फाइंड आउट द डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी। कोई सा भी बीम होगा उसका हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी, इट मीन DS निकालेंगे। तो DS कैसे निकालेंगे हम लोग, DS निकालने के लिए आपका सिंपल एक्सटर्नल रिएक्शन माइनस क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। एक्सटर्नल रिएक्शन को इक्विलिब्रियम इक्वेशन से माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी DS। ठीक है,
अब यहाँ पे ds क्यों फाइंड आउट करते हैं? तो ds हम लोग इसलिए फाइंड आउट करते हैं ताकि हमको पता चले कि हम जो मैट्रिक्स बनाएंगे वो कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स होगा, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है कि 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, ds फाइंड करते हैं कि नंबर ऑफ मैट्रिक्स हमारा क्या होगा, 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3। तो सेकंड देखते स्टेप, कन्वर्ट द बीम इन बेसिक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बाय रिलीजिंग द एक्स्ट्रा बेंडिंग मोमेंट। आपके बीम में जो बेंडिंग मोमेंट आएगा उसको रिलीज करके हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में। इट मीन्स मान लीजिए मेरे पास ds की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2 आ जाती है, ठीक है। तो ds की वैल्यू 2 आ गई, इट मीन्स ये 2 डिग्री क्या है, इनडिटर्मिनेट है। तो मेरे को क्या करना है, इसको डिटर्मिनेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक फिक्स्ड बीम है, ठीक है, एग्जाम्पल लेके आपको समझाती हूँ। मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक फिक्स्ड बीम है, ठीक, ये इधर फिक्स्ड है, इधर ये है। तो इसका ds क्या हो जाएगा, इसका रिएक्शन 3 हो गया, इसका 2 हो गया, 5 - 3 मेरे को ds कितना मिल गया, 2 मिल गया। अब मेरे को इसको कन्वर्ट करना है डिटर्मिनेट बीम में, तो मैं यहाँ के फिक्स्ड सपोर्ट को हटा के क्या करूँगी, यहाँ पे अप्लाई कर दूंगी सिंपल हिंज सपोर्ट, ठीक है। तो ये मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में, या फिर रोलर अप्लाई कर दूंगी तो भी, क्योंकि इस टाइम पे ds क्या हो जाएगा मेरा, ये 2 और एक 3, तो 3 एक्सटर्नल रिएक्शन -3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो टोटल क्या हो गया, 0। तो अब मेरा क्या हो गया, ds 0 हो गया। तो सेकंड स्टेप में आपको यही करना है कि बीम को क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है किसमें, इनडिटर्मिनेट बीम को आपको कन्वर्ट करना है डिटर्मिनेट बीम में, ठीक है। कैसे, रिलीजिंग द एक्स्ट्रा बेंडिंग मोमेंट, जो भी उसमें एक्स्ट्रा बेंडिंग मोमेंट होगा उसको रिलीज करके, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा, टू डेवलप द फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स देन फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट बाय अप्लाइंग यूनिट फोर्स एट कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यूनिट फोर्स देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यूनिट फोर्स लिखा है। तो यूनिट फोर्स हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी में हमारा क्या होता है, हम लोग का डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है ऊपर में, ठीक है। कि क्या अप्लाई करते हैं, तो फोर्स अप्लाई करते हैं। तो वही लिखा है यहाँ पे, टू डेवलप द फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स आपको डेवलप करना है, किस लिए, फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट बाय द अप्लाइंग यूनिट फोर्स एट कोऑर्डिनेट। तो अगर मैं यहाँ पे यूनिट फोर्स अप्लाई करूंगी तो कितना डिफ्लेक्शन कॉज हो रहा है, थर्ड स्टेप में मेरे को फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स को वही डेवलप करना है, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, टू जनरेट द फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स अरेंज ऑल द डिस्प्लेसमेंट इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। तो आपके बीम में जितने भी मैट्रिक्स फॉर्म में रहेंगे, जैसे मान लीजिए del 11A हुआ और del 11B हो गया, तो del 11A प्लस del 11B दोनों को आप ऐड करके क्या निकालोगे, del 11, ठीक है। जैसे मुझे फाइंड करना है del 11, तो इसको कैसे निकालूंगी मैं, तो del 11 मेरा A पे कितना आ रहा है प्लस del 11 मेरा B पे कितना आ रहा है, इन दोनों को काउंट करूंगी तो मेरे को क्या मिलेगा, टोटल del 11 मिलेगा, ठीक है। तो वही लिखा है इसमें आपका, टू जनरेट द फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स अरेंज ऑल द डिस्प्लेसमेंट इन मैट्रिक्स, डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहे हैं यहाँ पे del से, ठीक है। उसको हमको क्या करना है, अरेंज करना है। देन मैं नेक्स्ट स्टेप की बात करूँ यहाँ पे, तो फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन del L ड्यू टू द अप्लाइड लोड इन द बीम। तो ऑब्वियस सी बात है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करेंगे तो लोड अप्लाई करूँगी तो क्या फॉर्म होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो यहीं पे है कि हमको उस डिफ्लेक्शन को क्या करना है, फाइंड करना है, ड्यू टू किसके कारण, तो जो हम लोगों ने बीम में लोड अप्लाई किया उसके कारण डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। देन आपका सिक्स्थ स्टेप होगा, सब्सटीट्यूट ऑल द वैल्यू इन इक्वेशन गिवन बिलो एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिडंडेंट फोर्स। तो सारे वैल्यू को मेरे को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, देन उस रिडंडेंट फोर्स की जो हम लोग बात करेंगे उसको फाइंड आउट करना है। क्या, तो इस इक्वेशन से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा आपका क्या है, VVI है, आपका इंपॉर्टेंट है ये वाला इक्वेशन। इसी से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे कि P आपका क्या है, लोड है, ये डेल इनवर्स, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, डेल इनवर्स आपका डिस्प्लेसमेंट है, देन आपका डेल L आपका क्या है, डिफ्लेक्शन है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिफ्लेक्शन है, ये आपका लोड है। फिर ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, आपको लास्ट में क्या करना पड़ेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फाइंड करना पड़ेगा। तो इस P हमको इसमें वैल्यू कैसे मिलेगा, तो देखिए इसमें हमको वैल्यू मिलेगा जैसे P फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपका क्या हो जाएगा, P1 P2, अगर 3x3 क्या है तो आपका P3, यहाँ पे मेरा डेल इनवर्स की वैल्यू रखाएगी, देन यहाँ पे del 1 del L1 या del L2 की वैल्यू रखाएगी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे,
P1 और P2 की वैल्यू को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इस स्टेप में, ठीक है। न्यूमेरिकल जब हम लोग करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब मैं एक एग्जांपल लेके आपको एलिमेंट को थोड़ी अच्छे से समझा देती हूँ एक बार, ताकि आप जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है, ठीक। F मेरे पास क्या है, एक फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स है 2x2 का, मान लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा F11, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा F12, देन यहाँ पे हो जाएगा F21, देन यहाँ पे हो जाएगा F22। ये मेरा क्या है, 2x2 का क्या है, मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में एलिमेंट किसको बोलेंगे हम लोग, तो मैट्रिक्स में अगर मैं एलिमेंट की बात करूँ, ठीक है, तो ये मेरा F11 एक एलिमेंट हो गया, F12 एक एलिमेंट हो गया, F21 एक एलिमेंट हो गया, F22 एक एलिमेंट हो गया। इट मीन्स ये सारे जो नंबर्स हैं 4 आपके, ये मेरे इस मैट्रिक्स के एलिमेंट कहलाएंगे। टोटल इसमें 2x2, इट मीन्स 4 एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में, ठीक। अब इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है, तो सबसे पहले F11 को देखते हैं। तो F11 की बात करूं तो हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, I डिवाइडेड बाय J। इट मीन्स यहाँ पे 1 ही है, 1 है, और इसको क्या बोल सकते हैं, आप क्या अप्लाई करते हो इसमें, लोड अप्लाई करते हैं तो डिफ्लेक्शन कॉज होता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे मैं क्या की, एक यूनिट का लोड अप्लाई की, एक यूनिट का लोड अप्लाई की, तो मेरे को यहाँ पे एक यूनिट का क्या हुआ, डिफ्लेक्शन कॉज हुआ। मतलब 1 के कारण 1 पे इफेक्ट। जो ये पहला वाला, ये जो मैं शो कर रही हूँ, ये नंबर ऑफ रो है और ये कॉलम है, मतलब पहला रो और पहला कॉलम, पहला रो और दूसरा कॉलम, देन दूसरा रो एंड पहला कॉलम, देन ये दूसरा रो एंड दूसरा कॉलम। पहला वाला जो आई है वो मेरे डेनोट करेगा किसको, रो को, और जो मेरा जे है दूसरे नंबर पे वो मेरा डेनोट करेगा किसको, कॉलम को। तो यहाँ पे F11 का मतलब हो जाएगा कि मैंने लोड अप्लाई किया 1 पे और मेरा डिफ्लेक्शन कॉज हुआ किस पे, 1 पे ही, ठीक है। तो वहीं पे अगर मैं आपके लिए बात करूं F12 की, तो F12 के केस में क्या हो जाएगा, F12 का बात करूंगी तो F12 के केस में क्या हो जाएगा, ठीक है। तो F12 के केस में आपका क्या होगा, सॉरी यहाँ पे आपके उसके लिए, ठीक है, F12 के दूसरा कलर ले लेती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए F12, वहीं मैं F12 की बात करूंगी, F12, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, I डिवाइडेड बाय J। अब यहाँ पे I1 है डिवाइडेड बाय 2। इट मीन्स 2 पे मैं अप्लाई करूंगी क्या, लोड, तो मेरे को 1 पे क्या मिलेगा, डिफ्लेक्शन। इस I12 का मतलब यही है, पहला वाला शो करेगा मेरा I को और दूसरा वाला वर्ड मेरा शो करेगा किसको, J को। इट मीन्स 2 पे मैं लोड अप्लाई करूंगी तो मेरा डिफ्लेक्शन किस पे कॉज होगा, 1 पे। J पे लोड अप्लाई करूंगी तो डिफ्लेक्शन किस पे कॉज होगा, 1 पे, क्योंकि अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे जब हम लोग स्टिफनेस पढ़ेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और वहीं अगर मैं मोमेंट और रोटेशन के फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पे मेरा थीटा क्या हो जाएगा, रोटेशन हो जाएगा, और मोमेंट क्या हो जाएगा, m। इट मीन्स मोमेंट अप्लाई करूंगी अगर मैं 1 पे, तो 1 पे कितना रोटेशन कॉज हो रहा है, या फिर 2 पे मोमेंट अप्लाई करूंगी तो 1 पे कितना रोटेशन कॉज हो रहा है, ये देखेंगे, ठीक है। तो इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपके इस फ्लेक्सिबिलिटी को, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे मोमेंट डिवाइडेड बाय रोटेशन लिख सकते हैं, ठीक। तो आप लोग को कुछ हद तक समझ में आ गया होगा, और अगर हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली न्यूमेरिकल आपको बनाना कैसे है। तो उससे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।